Assalamu alaikum, dear CSS aspirants. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Today is our first lecture on lecture series about Muslim law and jurisprudence. Dear aspirants, आपके CSS के सिलेबस में मुस्लिम लॉ एंड jurisprudence 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, जिसमें 20 मार्क की ऑब्जेक्टिव और 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पोर्शन के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस की बात करेंगे। आज हम कंप्लीट जो आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है, जो आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोवाइड किया है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, आज हम उस सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट एवरी लाइन को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे सिलेबस में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और किस तरह से कवर करना है। तो एस्पिरेंट्स, आपसे एक गुजारिश है कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुने, आज चूंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है मुस्लिम लॉ का, तो अगर आपके पास इस टाइम हार्ड कॉपी सिलेबस नहीं है तो आप ऐसे करें, इंटरनेट से आप डाउनलोड करें मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस का सीएसएस का सिलेबस। उस सिलेबस की एक हार्ड कॉपी निकालें, प्रिंट निकालें उसको अपने सामने रखें और एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। उसका फायदा यह है कि जैसे जैसे हम सिलेबस को कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने पास जो आपके पास प्रिंट फॉर्म में सिलेबस है, आप उसको हाईलाइट करते जाएं, टिक करते जाएं, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन होती जाए कि मैंने अपने सब्जेक्ट का इतने परसेंट पोर्शन कवर कर लिया है, मुझे अपने सीएसएस के मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट की इतने परसेंट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो आज हम मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के सीएसएस के सिलेबस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, आपका जो कंप्लीट 100 मार्क्स का सिलेबस है। तो आए एस्पिरेंट्स, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएसएस मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। हंड्रेड मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस देखते हैं, मुस्लिम लॉ सिलेबस। इसके टोटल 10 पॉइंट्स हैं, 10 मेन हेडिंग्स हैं आपके सिलेबस में। इन अदर वर्ड्स, यू कैन से दैट देयर आर 10 चैप्टर्स that you have to cover for whole syllabus of Muslim law and jurisprudence for your CSS examination. Main headings, first of all देखते हैं क्या है। Sources of Islamic laws. Dear aspirants, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, जब भी किसी कानून को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जब भी किसी कानून को बनाने के बारे में सोचा जाता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जराए मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से कानून से को बनाने में हेल्प ली जाती है। कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं जो डिफाइंड लॉज हैं, जो इन इट सेल्फ डिफाइंड लॉज हैं, और उनकी मदद से लॉ बनाया जाता है, जिनको हम कहते हैं सोर्सेज, जराए। हम आम अल्फाज में कोई इस तरह कह सकते हैं, अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उस लॉ को बनाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस लॉ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट लॉ। तो बिल्कुल इसी तरह
हमारा जो इस्लामिक लॉ है, हमारा मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। जो हमारे पास मुस्लिम लॉ अवेलेबल है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री का जो उनका मुस्लिम लॉ है, तो उसके लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं हमारे पास, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुरान। एस्पिरेंट, कुरान अल्लाह ताला की किताब है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाजिल हुई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अहकामात इंसानियत को बताएं और उनको राह रास्त हिदायत वाले रास्ते पर लेकर आए। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स है, जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, एक ऐसा सोर्स जिसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, ये ऐसा सोर्स है जिसका हरफ हरफ हकीकत है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा है? कुरान। कुरान के बाद सुन्ना। कुरान की तालीमात को सामने रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से कुरान की तालीमात को आगे इंसानों तक पहुंचाया, जिस तरीके से, उस तरीके को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को हम अपने मुस्लिम लॉ के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स काउंट करते हैं, जो कि कुरान के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मुस्लिम लॉ को बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, उनमें फर्स्ट टू पर कौन कौन से हैं? कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो ये दो ऑथेंटिक सोर्स हैं मुस्लिम लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। नंबर थर्ड, इजमा। अगर कोई बात, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा लाहे अमल जो कुरान पाक और सुन्नत नबवी में जिसके मुतल्लिक हुक्म सादर नहीं फरमाया गया, या जिसके मुतल्लिक खामोशी फरमाई गई, या जिसके मुतल्लिक वक्त के साथ साथ तब्दीली चाहिए, जैसे जैसे दुनिया आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग जिंदगी का सफर तय करते जा रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हुक्म फरमाया गया था कि वक्त के साथ साथ उनमें कुरान और हदीस की रोशनी में तब्दीली या एडिशन या कुछ इजाफा किया जा सकता है। लेकिन जो इजाफा किया जाए, जो कोई ऐसा नया कानून बनाया जाए जो कुरान और सुन्नत नबवी में मौजूद तो हो लेकिन उससे रिलेटेड वाज़ेह तौर पर अहकामात ना हो, तो उसको बनाने के लिए फिर इंसानी दिमाग इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा हमारे पास इशू आ गया है, जदीद दौर के मुताबिक ऐसा इशू आ गया है जिसके मुतल्लिक कुरान पाक में हुक्म सादर फरमाया गया है या फिर नहीं हुक्म सादर फरमाया गया, और उसका सोल्यूशन हदीस नबवी में मौजूद है या नहीं मौजूद है, जो भी सिचुएशन हो, आपने जो भी इस्लामिक लॉ के लिए आप कानून बनाएंगे, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कानून कुरान पाक और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों की जो अहकामात हैं उनके मुनाफी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है कुरान पाक। इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालता है। और कुरान हकीम की वजाहत किसने की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उनकी जो सुन्नत है वो भी हमारे लिए
कुरान के बाद इंतहाई ऑथेंटिक सोर्स है। इन दोनों सोर्सेज से भी अगर वक्त के लिहाज से कुछ तजदीद चाहिए तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार है कि उलमाए कराम बैठते हैं, एक मजलिस शूरा बनती है, मजलिस कायम होती है, मुफ्ती मुजतहिद लोग, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर कोई ऐसा इशू है जिसके मुतल्लिक कुरान पाक में या तो खामोशी फरमाई गई है या अगर वाज़ेह तौर पर इरशाद नहीं फरमाया गया, तो फिर एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाता है जो कुरान और हदीस की रोशनी के साथ मैच करता हो। एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाता है जो कुरान और हदीस की अहकामात के साथ अमल पैरा हो, उनके मुनाफी ना हो। तो इन दो सोर्सेस के अलावा हम जो अपनी तरफ से कुरान और हदीस को सामने रखते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में हम जो कानून बनाएंगे उनको हम कहते हैं इजमा, कियास और इज्तिहाद। जब हम अपने लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो तब इन सब की डिटेल में आपको बताऊंगा विद स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस। इन सब को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। सेकंड मेन पॉइंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को, लफ्ज ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है? ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस, द नॉलेज, आप अपने आसान अल्फाज में कह सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस नॉलेज ऑफ लॉ। तो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, किन किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, कौन से ऐसे असूल ज़वाबित हैं जो मुस्लिम लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास डिफाइंड प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। थर्ड पर देखें, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मुआशरे में जो जराइम मौजूद हैं, उन जराइम के मुतल्लिक हमारे इस्लाम में कौन कौन से अहकामात मौजूद हैं और हमारा मुस्लिम लॉ इस बारे में क्या कहता है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल हद। हद एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब है कि किसी भी काम के बारे में कुछ हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं, कुछ लिमिट्स मुकर्रर कर दी गई हैं। और वो लिमिट्स किसने मुकर्रर की हैं? वो अल्लाह ताला की जात ने मुकर्रर की हैं अपने किताब कुरान मजीद में। तो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद में जो जो हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं जिंदगी के किसी भी हवाले से, आया कि कोई भी सोशल इशू है, चोरी है, डकैती है, ज़िना है, शराबखोरी है, इन सोशल प्रॉब्लम्स के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात नाजिल हो चुके हैं कुरान मजीद में और उनकी सजा मुकर्रर कर दी गई है, तो इसलिए जो अल्लाह ताला के कवानीन हैं, जो अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर की हैं, उनको हम कहते हैं हद। और ताजीर, ताजीर का मतलब होता है पनिशमेंट। ताजीर वो कवानीन हैं जो हमने बनाए हैं, जो हम हदूद की रोशनी में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनके लिए सजाएं मुकर्रर की जाती हैं। किसास और दियत। लफ्ज किसास, किसास का मतलब है बदला, अदले का बदला, किसास। इस्लाम के मुताबिक अगर कोई इंसान किसी इंसान को जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है तो जिसने नुकसान पहुंचाया है उसी को भी सेम वही नुकसान पहुंचाया जाए अकॉर्डिंग टू द इंजक्शंस ऑफ इस्लाम। इस्लाम के अहकामात के मुताबिक अगर कोई इंसान किसी की उंगली काट देता है तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जिसने एक इंसान की उंगली काटी है उसकी भी
वही वाली सेम उंगली बिल्कुल उसी तरह से, उसी एंगल से उतनी ही काट दी जाए जितनी उसने दूसरे की काटी थी। इसको कहते हैं किसास। और दियत क्या है? दियत होती है कंपनसेशन। अगर किसी के साथ ज्यादती हो गई है तो उसके जो वारसान हैं, अगर वो इस बात पर मुत्फिक हों कि हमारे साथ ज्यादती तो हो गई है, अलबत्ता हम इसको या तो माफ करते हैं या हम इसके बदले में हमें इतनी रकम दे दें, हमें इतनी जायदाद दे दें, इतनी प्रॉपर्टी दे दें, तो उसने जो हर्ट किया है किसी को, उसके बदले में जो कोई लेन देन किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, उसको कहते हैं किसास। सॉरी, उसको कहते हैं दियत। अंडरस्टैंड? इन सब पॉइंट्स को हम जब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 4, इस्लामिक फैमिली लॉ। हमारे इस्लामिक फैमिली लॉज इस बारे में क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लामिक फैमिली लॉज में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरिज, शादी के बारे में अल्लाह ताला के कौन कौन से अहकामात हैं, सुन्नत नबवी में उसकी क्या क्या एग्जांपल्स मिलती हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आजान हो रही है, आजान सुन ले एक मिनट। जी एस्पिरेंट्स, अजान का हमने एहतराम किया है। अजान हो रही थी लेक्चर के दौरान तो हम साइलेंट हो गए, अजान ख़त्म हो चुकी है।
अब हम अपने लेक्चर को अगेन कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे इस्लामिक फैमिली लॉज। तो इस्लामिक फैमिली लॉज में हम कौन कौन सी बातें देखेंगे, कौन कौन से ऐसे इश्यूज डिस्कस करेंगे जिनका हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम किरदार है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज। इस्लाम के मुताबिक शादी क्या होती है, शादी के इस्लाम के मुतालिक क्या अहकामात मौजूद हैं। सेकेंडली डावर, हक मेहर, जायदाद जो बीवी को दी जाती है शादी के टाइम। डाइवोर्स, तलाक, खुला, जुडिशियल सेपरेशन, पोस्ट डाइवोर्स मेंटेनेंस। अगर सेपरेशन हो जाती है तो उसके बाद अगर बच्चे मौजूद हैं तो उनके लिए क्या नॉन नफका मौजूद है, उनके लिए मेंटेनेंस के लिए अखराजात कहाँ से आएंगे, कौन देगा, कितने अरसे तक देगा। चाइल्ड कस्टडी, बच्चे किसके पास रहेंगे। एंड सक्सेशन और विरासत। तो ये 9 ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे 9 टॉपिक्स हैं जिनका हमारी रोजमर्रा लाइफ में बहुत अहम किरदार है, वाइटल इंपॉर्टेंस है। तो इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 5, इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपनी रोजमर्रा लाइफ में जब आप किसी के साथ कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, तो इसके मुतालिक इस्लाम की रोशनी में कौन कौन से अहकामात मौजूद हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस्लामिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस के मुतालिक इस्लाम के क्या अहकामात मौजूद हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी सतह पर एक स्टेट ने, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ तिजारत करनी है, बैनुल अक़वामी रिलेशंस डेवलप करने हैं, इसके मुतालिक इस्लाम में कौन कौन से अहकामात मौजूद हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या तरीक़ेकार है, उनको हम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ डिस्कस करेंगे। इस्लामिक लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। हमारा इस्लाम इंसानी रवैयों के बारे में, इंसानी हकूक के बारे में क्या क्या अहकामात देता है। तो एस्पिरेंट्स अपने माइंड में रखें, एक बात हमेशा याद रखें, इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स, पूरे इंसानियत को, पूरी दुनिया के इंसानों को जो इंसानी हकूक हमारे इस्लाम ने दिए हैं, नो अदर रिलीजन प्रोवाइड दिस। कोई दूसरा मजहब इंसानी हकूक उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा जिस तरीके से इस्लाम प्रोवाइड कर रहा है। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। तो इंशाल्लाह हम इस बात को प्रूफ करेंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे इन पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। 1939 में एक एक्ट बनाया गया था कि जो मुस्लिम लोग हैं अगर उनके दरमियान तलाक के इश्यूज चलते हैं, डिवोर्स हो जाती है, डिवोर्स किस तरीके से होगी, शादी को खत्म किस तरीके से किया जाएगा, ये एक कंप्लीट एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म करना, अबॉलिश करना, सेपरेट करना। तो इस एक्ट को हम सेक्शन बाय सेक्शन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे और आपको इंशाल्लाह एक एक पॉइंट समझाऊंगा अच्छे तरीके से, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और लास्ट टॉपिक है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये भी एक कंप्लीट एक्ट है, एक डिफाइंड लॉ है जिसमें मुस्लिम्स फैमिली इश्यूज को डिस्कस किया गया है। फैमिली इश्यूज कौन कौन से हैं, मैरिज, डॉवर, डाइवोर्स, तलाक, खुला, सेपरेशन एटसेट्रा। इन्हीं पॉइंट्स को इस एक्ट में भी डिस्कस किया गया है। इस एक्ट को भी हम कंप्लीट, इसके जो सेक्शंस हैं एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपके सिलेबस के ये 10
टॉपिक्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं जिनको आपने अपने मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के कंप्लीट 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में अंडरस्टैंड करना है, इनको पढ़ना है, समझना है और फिर आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह आप एग्जाम में पेपर देंगे उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो एंड पर हम कुछ पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं एस्पिरेंट्स, कि आपके माइंड में ख्याल आया होगा, आपको किसी दोस्त ने कहा होगा, आपके किसी कोलीग ने कहा होगा, आपके किसी स्टडी पार्टनर ने कहा होगा, आपके किसी क्लास फेलो ने कहा होगा कि आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं, आप मुस्लिम लॉ ही क्यों चूज कर रहे हैं? तो उसका मैं आंसर आपको बताता हूं। नोट, व्हाई यू चूज मुस्लिम लॉ। आप मुस्लिम लॉ क्यों चूज कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रूटीन लाइफ यूजफुल। आपका जो मुस्लिम लॉ है ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि ये जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं, इस्लाम हमारा दीन है, इस्लाम हमारा रिलीजन है, हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, ये बातें जो आपने अक्सर अपनी लाइफ में सुनी हुई हैं, शादी, तलाक, खुला, फैमिली के इश्यूज, फैमिली के मसाइल, मुस्लिम लॉ, कुरान पाक, ये सब कुछ चीजें हमने अंडरस्टैंड की हुई हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जब अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम ऑथेंटिक सोर्स से डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपकी जिंदगी में चीजें और भी निखार पैदा हो जाएगा। आपके कुछ पॉइंट्स, आपके कुछ मसाइल जो हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप चीजों को। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आपके रोजमर्रा लाइफ में इसका आपको बेनिफिट होगा और ऑलरेडी आप इसके बारे में कुछ जानते भी हैं, मुस्लिम लॉ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस्लामिक स्टडी कंपल्सरी पेपर कोरिलेट विद मुस्लिम लॉ। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडी, ये उसके साथ कोरिलेट करता है। इस्लामिक स्टडी आपका जो कंपल्सरी पेपर है उसका सिलेबस भी आप देखें, ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये बातें हम उधर भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ये उसके साथ कोरिलेट भी करता है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इस्लामिक स्टडी तो मैंने अच्छे तरीके से तैयार करनी ही करनी है, अगर साथ मुस्लिम लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कर लो तो इस्लामिक स्टडी भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी और मुस्लिम लॉ भी तैयार हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड इसलिए है कि ये इस्लाम के वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो बचपन से किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में से गुजर रहे हैं। ये वो आम चीजें हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन बिलीव्स हैं, जिनको आप लोग काफी हद तक जानते होंगे। और इस लेक्चर को सुनने के बाद, मुस्लिम लॉ को अंडरस्टैंड करने के बाद, वो टॉपिक्स आपकी रोजमर्रा लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए और भी फायदेमंद साबित हो जाएंगे। तो एस्पिरेंट्स, आज हमने मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस CSS के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। अब सिलेबस के मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब आपके माइंड में एक स्केच बन गया होगा कि यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल थोड़ी सी तैयारी से, कंसंट्रेशन से, चीजों को समझकर मुस्लिम लॉ को थोड़े से अरसे में तैयार किया जा सकता है और इससे अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। और ये इस्लामिक स्टडी कंपल्सरी पेपर के साथ कोरिलेट भी कर रहा है। तो एस्पिरेंट्स मुतमिन रहें, कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपने मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज CSS ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल के साथ, आप मेरे साथ, मेरे लेक्चर्स के साथ कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में रहें, टच रहें। मैंने 100% आपका मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस कवर करना है और हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है।
सिलेबस जो आपको एफपीएससी ने प्रोवाइड किया है, हम सिलेबस के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप लोगों को मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा सकेंगे। कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप उसका 100% क्लियर जवाब दे पाएंगे। और इंशाल्लाह जब हमारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, जिस तरीके से हमने एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है ताकि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएं, हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें, एंड वाले लेक्चर में सिलेबस खत्म होने के बाद हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन दिया जाता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर होगा, उसमें हम यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, एक्सप्लेनेशन के साथ इंशाल्लाह चलेंगे। तो गुजारिश फिर यही है कि अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए जब आप तैयार हों, कुछ ही दिनों में हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही अपलोड हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखते रहें। आप एक माइंड बना लें, अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लें। जब आप लेक्चर सुनने बैठें, आपके पास मुस्लिम लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिटन फॉर्म में हार्ड कॉपी सिलेबस आपके पास होना चाहिए और एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। जैसे जैसे हम सिलेबस को कवर करते जाएंगे, आपने आपके पास जो आपका अपना हार्ड कॉपी सिलेबस है वहां पर आप टिक मार्क करते जाएं, वहां हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाएं कि हमने फलां फलां पॉइंट्स टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, ताकि आप मुतमिन रहें, आप सेटिस्फाइड रहें। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।